ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 7, ऑसिलेशन में हम थे। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एंड इवन टोटल एनर्जी तक हम गए थे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी आपके पास जो था ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर आपके पास बन जाएगा, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशंस थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एमसीक्यूज के लेवल से कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं इस एनर्जीज में, आप गौर से इसको देखें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको पता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट आपके पास है, दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। ये आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। E is the total energy. Similarly, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस एक्स आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, तो मैंने एक्स को रिप्लेस किया एक्स नॉट कॉस थीटा से, और फिर वही बात है कि ये आपके पास टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी में आप लोग देखें टोटल एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा है, पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में आपके पास। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है दिस इज इक्वल टू एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे कर सकता हूं। अगर मैं लिख लो एमसीक्यू, इफ ऑसिलेटर, इफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन पोजीशन, अगर ऑसिलेटर आपके पास है बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन पोजीशन हो, ठीक है, देन मैं आपसे पूछ सकता हूं थीटा क्या होगा, फेज एंगल आपके पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस टाइम आपके पास क्या होगा, ठीक है। इफ टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू E, देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है वो क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ये आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन है, ये अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां पर थीटा आपके पास जीरो होता है, या टाइम आपके पास जीरो होता है, यहां पर थीटा आपके पास 90 होता है, और टी आपके पास t डिवाइड बाई 2 होता है। अगर मैं इसको भी हाफ करूं तो थीटा आपके ये 180, ये आपके पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यहां पर थीटा आपके पास जो है दिस इज 90, और t बाई 2 को अगर आप हाफ करें ये t डिवाइड बाई 4 आपके पास होगा। अगर ऑसिलेटर आपके पास जो है वो मीन पोजीशन पे हो, तो फिर इंस्टेंटेनियस टाइम आपके पास जो होगा वो t डिवाइड बाय 4 आपके पास होगा। चार्ज न होते देखे ना,
ठीक है, तो ये आपके पास t डिवाइड बाई 4 होगा। अच्छा, अब ये देखिए आप लोग, अगर मैं इसको भी हाफ करूं, ये मीन पोजीशन, ये स्टार्टिंग पोजीशन, अगर मैं इस 90 को भी हाफ करूं, थीटा आपके पास 45 डिग्री होगा। थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री और t आपके पास जो है दिस विल बी इक्वल टू t डिवाइड बाय 4। तो क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन पोजीशन। इफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन पोजीशन मींस ऑसिलेटर आपके पास यहां पर हो, तो देखिए आपको सब कुछ ये एंगल बताएगा। थीटा आपके पास है दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा आपके पास किस चीज के बराबर है? ये 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो मैं थीटा लिख लूंगा 45 डिग्री इफ द ऑसिलेटर इज इन बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग पोजीशन, या 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाई डिवाइड बाय 4। पाई डिवाइड बाय 4 मैं इसको लिख सकता हूं। अच्छा, अब x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा, cos 45 x नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, v इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा, साइन 45 आपके पास x नॉट डिवाइड बाय v नॉट डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 आपके पास होगा। अगर टोटल एनर्जी आपके पास E एनर्जी हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा? तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को देखें तो काइनेटिक एनर्जी में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आता है, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आता है। और याद रखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री आपके पास हाफ के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ होगा। और ये बात आप लोग याद रखिए कि आपके पास थीटा अगर 45 डिग्री हो या पाई बाय 4 है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर होंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 45 डिग्री एंगल पे ये आपके पास बराबर होंगे। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा था आपको कि cos स्क्वायर 45 डिग्री वो भी हाफ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री वो भी आपके पास हाफ है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ टोटल एनर्जी। ठीक है, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो 45 डिग्री पे या पाई बाई 4 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर होगा। अब देखिए टाइम हमने किस तरह मालूम करना है, टाइम हमने किस तरह मालूम करना है? तो आसान तरीका है, थीटा आपके पास है दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू स्मॉल टी, 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। थीटा आपके पास पाई डिवाइड बाई 4 है, यहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, आपके पास थीटा 45 या पाई डिवाइड बाय 4, तो 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू स्मॉल टी, पाई और पाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 यहां पर आ जाएगा, t डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस टाइम। तो इंस्टेंटेनियस टाइम आपके पास जो है वो किस चीज के बराबर होगा? वो t डिवाइड बाय 8 के बराबर होगा, 1/8 टाइम्स ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, थीटा 45 डिग्री है। याद रखिए अगर ऑसिलेटर इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन पोजीशन हो तो थीटा 45 डिग्री होगा। अगर ऑसिलेटर यहां पर हो तो ये बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम कहलाता है। यहां पर थीटा आपके पास जो है ये बराबर होगा 135 डिग्री। थीटा आपके पास किस चीज के बराबर होगा? ठीक है, 135 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर ऑसिलेटर बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग पोजीशन हो, अगर ऑसिलेटर बिटवीन मीन और अपोजिट एक्सट्रीम हो, ठीक है, अगर ऑसिलेटर आपके पास जो है बिटवीन अपोजिट एक्सट्रीम एंड मीन, यहां पर एंगल आपके पास होगा ये 180 के साथ 45 ऐड करे 225 डिग्री, और ये आपके पास 270 होगा यहां पर मीन पे, 270 के साथ अगर आप 45 ऐड करें ये 315 डिग्री आपके पास होगा। तो अगर ऑसिलेटर बिटवीन स्टार्टिंग और मीन हो, अगर ऑसिलेटर बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम हो, यहां पर अगर ऑसिलेटर ऑन अ वे बैक, जब वापस आएगा ऑसिलेटर तो फिर इसके साथ हम वे बैक लिखेंगे 180 डिग्री के बाद, 180 डिग्री के बाद हम जरूर लिखेंगे वे बैक। तो इफ द ऑसिलेटर इज ऑन अ वे बैक बिटवीन अपोजिट एक्सट्रीम एंड मीन, इफ द ऑसिलेटर इज ऑन अ वे बैक बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन, मीन्स यहां पर 315 डिग्री पे। तो याद रखिए इन 4 पॉइंट्स पे
आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा 45, 135, 225 और ये आपके पास 315 डिग्री। ठीक है, तो इस पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे। ठीक है, बाकी किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऑसिलेशन में कितनी दफा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे, तो एक ऑसिलेशन में 4 दफा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। ठीक है, यहां पर जो टाइम आपके पास है ये t डिवाइड बाई 8 है, ये आपके पास 2t बाई 8, ये 3t डिवाइड बाई 8 है, ये 4t बाई 8 है, ये आपके पास 5t डिवाइड बाई 8, ये 6t बाई 8, ये आपके पास 7t डिवाइड बाई 8। तो t बाई 8 पे, 3t बाई 8 पे, 5t बाई 8 पे और 7t डिवाइड बाई 8 पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन, ये पॉइंट। और अगर यहां पर है ऑन अवे ब्रेक बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग, ऑन अवे ब्रेक बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग पोजीशन आपके पास ये होगा। अच्छा, अब अगर मैं एक और एमसीक्यू लिख लो, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ ऑफ अ मैक्सिमम वेलोसिटी, देन मैं आपसे पूछ सकता हूं एक्स क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस टाइम क्या होगा। इफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई, टोटल एनर्जी आपके पास ई है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल, यहां से आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। वी आपके पास किस चीज के बराबर है, वी नॉट साइन थीटा, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा आपके पास, देखिए मैं थीटा क्या रख लूं कि साइन थीटा आपको हाफ रिजल्ट दे, क्योंकि यहां पर हाफ है, तो याद रखिए थीटा आपके पास 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब आपके पास होते पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो याद रखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, देन द फेज एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री या पाई बाई 6। देखिए ना, v इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 2, इसमें इट मीन साइन थीटा नहीं है, इट मीन्स साइन थीटा आपके पास नहीं है। तो साइन थीटा किस एंगल पे आपको हाफ वैल्यू देता है, 30 डिग्री पे या पाई डिवाइड बाई 6 पे आपको ये हाफ वैल्यू देता है। तो देखिए अब x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा है, तो मैं अब cos थीटा को लिखूंगा cos 30, और cos 30 आपके पास जो है वो किस चीज के बराबर है, cos 30 आपके पास बराबर है अंडर द रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ x नॉट, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ x नॉट, या 0.86 टाइम्स ऑफ x नॉट, 0.86 टाइम्स ऑफ x नॉट के बराबर आपके पास होगा। ठीक है, अच्छा इंस्टेंटेनियस टाइम मालूम करना है, तो मैंने आपको बताया था कि थीटा आपके पास 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, थीटा क्या है पाई बाई 6 है, 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, पाई पाई कैंसल, t आपके पास बन गया कैपिटल T डिवाइड बाय 12, कैपिटल T डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस टाइम आ जाएगा, ये आपके पास T डिवाइड बाय 12। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी में मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में साइन स्क्वायर थीटा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका आसान तरीका है, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी में साइन है, तो इसलिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू E इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर होता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास जो है, अगर आप थीटा पुट कर ले तो साइन स्क्वायर 30 आपके पास 1/4 के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास E डिवाइड बाई 4 होगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 3E डिवाइड बाई 4 होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 3E बाई 4 होता है, साइन स्क्वायर 30 वो E डिवाइड बाई 4 होता है। ठीक है, तो
तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको मिल गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दफा बराबर है, 4 दफा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दफा मैक्सिमम है, तो 2 दफा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक ऑसिलेशन में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और मैं फिर आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ये लास्ट में फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा मैं कह रहा हूं। ए प्राइम दिस इज ए, ये मीन, ये आपके पास मीन। आप एक ऑसिलेशन को 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये हाफ ऑसिलेशन, तो हाफ ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा, t/2। t/2 को हाफ करें, ठीक है, t/4, ये इंस्टेंटेनियस टाइम होगा। आप 4 इक्वल पार्ट्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये t/4, ये 2t/4, ये आपके पास 3t/4, ये आपके पास 4t/4। ठीक है, अच्छा, मैं इसको फर्दर और भी हाफ कर सकता हूं। ये t/8, ये 2t/8, ये 3t/8, ये आपके पास 4t/8, ये आपके पास 7t/8, ये आपके पास 8t/8, ये 4t/8 आपके पास बना, ये 5t/8, ये आपके पास 6t/8, ये 7t/8, ये आपके पास 8t/8। तो आप एक ऑसिलेशन को 2, 4, 8, 16, 32, 64 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन, ये वाला पॉइंट बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम, ये वाला पॉइंट ऑन अवे बैक 180 के बाद या हाफ ऑसिलेशन के बाद ऑन अवे बैक बिटवीन मीन एंड अपोजिट एक्सट्रीम, ये पॉइंट ऑन अवे बैक बिटवीन मीन एंड स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो इसको मैंने लास्ट में दोबारा आपके लिए थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है, अगर किसी को समझना है तो मैं यहां पर लिख लूंगा वही बात दोबारा। x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा, y इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा। काइनेटिक एनर्जी आपके पास टोटल एनर्जी sin स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास E इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और सारा कमाल थीटा में आपके पास है। अगर फेज एंगल का आपको पता चल जाए तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, अगर आप मास अटैच करें विद स्प्रिंग, अगर आप मास अटैच करें विद अ स्प्रिंग, ठीक है, और इसको आप एक्सटेंड करें और फिर छोड़ ले, इट विल स्टार्ट ऑसिलेशन, इट विल स्टार्ट ऑसिलेशन। मास स्प्रिंग सिस्टम में याद रखिए जो नेट फोर्स होता है वो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और इफ देयर इज अ नेट फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, ये आपके पास माइनस के डिवाइड बाय एम इंटू एक्स। ठीक है, और के भी कांस्टेंट है, एम भी आपके पास कांस्टेंट है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। Acceleration is directly proportional to the displacement and acceleration is always directed towards the mean position. अगर मैं इस इक्वेशन को A is equal to minus omega square x से रिप्लेस करूं, A is equal to minus omega square x से अगर हम रिप्लेस करें, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर ले तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास जो है इट विल बी इक्वल टू k डिवाइड बाय m। ओमेगा आपके पास जो है दिस विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ k डिवाइड बाय m, अंडर द रूट ऑफ k डिवाइड बाय m। अगर स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग आपके पास गिवन हो और मास अटैच्ड विद अ स्प्रिंग आपके पास गिवन हो, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, k स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट अगर गिवन हो और मास गिवन हो, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। Angular frequency or angular velocity directly proportional to the stiffness of a spring if the mass is kept constant. Angular velocity is inversely proportional to the square root of mass if the spring constant is kept, the stiffness of a spring is kept constant. Ratios अगर आपने बनाना है तो omega 1 divided by omega 2 is equal to under the root of k1 divided by k2. Omega 1 divided by omega 2
इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ m2 डिवाइड बाय m1। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास है वो स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है और मास अटैच्ड विद स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है। ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइड बाय m। ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू k1 m2 डिवाइड बाय k2 m1। अगर स्टिफनेस को भी मैं डबल कर जाऊं और मास अटैच को भी डबल कर जाऊं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग एंड मास अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। ठीक है, तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप टाइम पीरियड की इक्वेशन को देख ले, उसी से अगर आप निकाले तो 2 पाई m डिवाइड बाई के अंडर द रूट और फ्रीक्वेंसी आपके पास होगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर द रूट ऑफ k डिवाइड बाई m। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं t is directly proportional to the square root of mass if the spring constant k is kept constant। अगर k आपने constant रखा हुआ है तो t is directly proportional to the square root of mass। यहां पर मैं लिख सकता हूं t1 divided by t2 is equal to under the root of m1 divided by m2। अगर मैं मास को डबल कर जाऊं टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज, क्योंकि इस पे अंडर रूट है। अगर मैं मास को 4 टाइम इंक्रीज कर जाऊं तो 4 अंडर रूट 2 टाइम पीरियड विल बी डबल। अगर मैं मास को हाफ कर जाऊं टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, और इसी तरह मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ k इफ द मास अटैच इज केप्ट कांस्टेंट, या t1 डिवाइड बाई t2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ k2 डिवाइड बाय k1। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो देखिए, अगर आप मास को डबल कर जाए टाइम पीरियड आपके पास अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज। अगर आप मास को हाफ कर जाए टाइम पीरियड आपके पास अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीजेस। और अगर आप मास को भी डबल कर जाए और स्टिफनेस को भी डबल, m से आपने मास 2m कर लिया और k से आपने स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग 2k कर लिया, तो फिर आपके पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास क्या होगा। ठीक है, वो आपके पास क्या होगा। तो अगर मैं मास को भी डबल कर जाऊं और k को भी डबल कर जाऊं तो टाइम पीरियड आपके पास इट विल बी रिमेन सेम, इट विल बी रिमेन सेम। मास m मैंने अटैच किया था एक स्प्रिंग के साथ जिसका स्टिफनेस k था। अगर m को मैं 2m से रिप्लेस कर जाऊं और k को 2k से रिप्लेस कर जाऊं, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी k के अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास। अगर सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम हो, अगर सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम हो, ठीक है, सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम आपके पास है, सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम। तो ये देखिए, ये आपके पास इसका वेट है, ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है, ये आपके पास वेट, ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, आपके पास सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास है वो वेट के बराबर है कि x आपके पास है दिस इज इक्वल टू mg, कि x आपके पास जो है दिस विल बी इक्वल टू mg। मैं यहां से लिख सकता हूं k डिवाइड बाय m इज इक्वल टू g डिवाइड बाय x, और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं k आपके पास है दिस इज इक्वल टू mg या वेट डिवाइड बाय x, वेट डिवाइड बाय x। पहली बात तो ये है, सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम में जो वेट आप लोगों ने सस्पेंड किया होता है वही रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अगर आपने 10 न्यूटन वेट सस्पेंड किया है तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी 10 न्यूटन आपके पास होगा। ठीक है, और अगर आपने 20 न्यूटन वेट को सस्पेंड किया है, 20 न्यूटन वेट को अगर आप लोगों ने सस्पेंड किया है तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास 20 न्यूटन होगा। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट। ठीक है, अच्छा, अगर आपको यह बताया गया हो कि वे W सस्पेंडेड है विद स्प्रिंग और उसने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट?
तो वेट को आप एक्सटेंशन प्रोड्यूस पे डिवाइड करें। अगर आपने 20 न्यूटन वेट सस्पेंड किया और एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस इन अ स्प्रिंग इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट विल द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग? तो अगर वेट 10 न्यूटन है, एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये आपको स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग देगा। ऐसा ना हो कि आप इसको न्यूटन में लें और इसको सेंटीमीटर में। न्यूटन स्टैंडर्ड सिस्टम में होता है, सेंटीमीटर सीजीएस में, तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट देगा। और याद रखिए K डिवाइड बाय M और G डिवाइड बाय X ये आपके पास जो है बराबर होता है। तो देखिए K डिवाइड बाय M, K बाय M को मैं रिप्लेस कर लूंगा 1 डिवाइड बाय 2 पाई अंडर द रूट ऑफ K बाय M, तो मैं इसको रिप्लेस कर लूंगा G डिवाइड बाय X से, और टाइम पीरियड आपके पास होगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ X डिवाइड बाय G, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ X डिवाइड बाय G। तो ये आपके पास सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम की इक्वेशंस है। अगर आप लोग उसे भूल रहे तो टाइम सिंपल पेंडुलम की इक्वेशंस आपको याद होंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, तो L के बजाय X है, और X में फिर बता रहा हूं एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस इन अ स्प्रिंग, एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस इन अ स्प्रिंग। तो ये आपके पास X बाई G, ये सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम के आपके पास जो है इक्वेशंस है। यहां से देखिए K बाई M इज इक्वल टू G बाई X, अगर आप इसको उल्टा करें M बाई K, ये आपके पास X डिवाइड बाय G होगा। M डिवाइड बाय K अगर आप करें, ये आपके पास होगा X डिवाइड बाय G। तो ये भी आपके पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के इक्वेशंस है। ठीक है, मास स्प्रिंग सिस्टम में एक चीज आप लोगों ने देख लिया कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वो एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इक्वेशन M बाय K और K बाय M जो है उस इक्वेशंस में एम्पलीट्यूड से आपके पास इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ मास और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पर। अक्सर आपने मुख्तलिफ बुक्स में देखे होंगे कि एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ L था, ठीक है, उसके साथ हमने मास M अटैच किया, टाइम पीरियड T था और फ्रीक्वेंसी F था। अगर मैं उस स्प्रिंग को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं और एक हिस्से के साथ मैं सेम मास अटैच करूं, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? अगर एक स्प्रिंग को मैं 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं और एक हिस्से के साथ मैं सेम मास अटैच करूं, सेम मास, एक हिस्से के साथ मैं सेम मास अटैच करूं, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगा? इस किस्म की क्वेश्चंस आते हैं, उसका मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में एक बात याद रखिए, स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग हो, उसका लेंथ L हो, स्टिफनेस K हो, अगर मैं उस स्प्रिंग को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं, 2 इक्वल हिस्सों में, तो एक पार्ट का लेंथ क्या होगा? L बाई 2। लेंथ एक पार्ट का हाफ हो जाएगा, तो एक पार्ट का स्टिफनेस 2K, डबल हो जाएगा आपके पास। एक स्प्रिंग था, उसका लेंथ L था, स्टिफनेस K था, अगर उस स्प्रिंग को मैं 3 इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं, 3 इक्वल हिस्सों में, तो एक पार्ट का स्टिफनेस L बाई 3, एक हिस्से का लेंथ L बाई 3, स्टिफनेस आपके पास 3K होगा। स्टिफनेस आपके पास क्या होगा? 3K होगा। अगर मैं एक स्प्रिंग को 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं, तो एक पार्ट का लेंथ क्या होगा? L बाई 4, स्टिफनेस 4 टाइम इंक्रीज। अगर एक स्प्रिंग था, उसका लेंथ L था, स्टिफनेस K था, उसको मैंने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 9 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट का स्टिफनेस क्या होगा? एक पार्ट का स्टिफनेस 9K। लेंथ 9 टाइम डिक्रीज, स्टिफनेस विल बी 9 टाइम इंक्रीज। अगर लेंथ को मैं डबल कर जाऊं, स्टिफनेस विल बी हाफ। लेंथ को मैं 10 टाइम इंक्रीज, स्टिफनेस आपके पास 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। अब मैं लिख सकता हूं, आपको पता है कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ K, तो मैं लिख सकता हूं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L, और फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L।
ये आपके पास ट्रिक है इस किस्म के क्वेश्चंस का। ठीक है, अब मैं अगर क्वेश्चन रिपीट करूं, स्प्रिंग था, उसका लेंथ L था, उसके साथ हमने मास M अटैच किया था, टाइम पीरियड T था और फ्रीक्वेंसी F था। टाइम पीरियड T था और फ्रीक्वेंसी आपके पास F था। अगर मैं उस स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं और हाफ के साथ मैं सेम मास अटैच करूं, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? तो अगर आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट का लेंथ क्या होगा? हाफ होगा ना। टाइम पीरियड √2 टाइम डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल बी √2 टाइम इंक्रीज। एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ L था, उसके साथ हमने मास M अटैच किया था, टाइम पीरियड T था और फ्रीक्वेंसी आपके पास F था। अगर उस स्प्रिंग को मैं 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं, स्प्रिंग को 4 इक्वल हिस्सों में मैं तकसीम करूं और एक हिस्से के साथ मैं सेम मास अटैच करूं, एक हिस्से के साथ मैं सेम मास अटैच करूं, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? तो लेंथ 4 टाइम डिक्रीज, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, तो लेंथ 4 टाइम डिक्रीज, L by 4 अंडर रूट मीन्स 2। ठीक है, तो आपके पास जो है टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी डबल। एक स्प्रिंग था, उसका लेंथ L था, टाइम पीरियड T था, मास M हमने अटैच किया था, टाइम पीरियड T था और फ्रीक्वेंसी F था। अगर उस स्प्रिंग को हमने 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 16 इक्वल पार्ट्स में, और एक पार्ट के साथ हमने सेम मास अटैच किया, तो देखिए 16 पार्ट्स, तो एक पार्ट का लेंथ L by 16 और इस पे अंडर रूट है, तो 16 अंडर रूट 4, टाइम पीरियड 4 टाइम डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी 4 टाइम इंक्रीज। सेम मास अगर अटैच हो, अगर मास भी आपको चेंज दिया गया है, ठीक है, तो फिर मैं लिख सकता हूं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ LM एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ LM। It is directly proportional to the square root of LM. Frequency is inversely proportional to the square root of LM. अब इसमें किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं? एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ L था और मास M हमने अटैच किया, टाइम पीरियड T था, फ्रीक्वेंसी आपके पास F था। अगर मैं स्प्रिंग को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं, और एक पार्ट के साथ मैं अब हाफ मास अटैच करूं, मतलब मास भी आपके पास हाफ, लेंथ भी आपके पास हाफ। ठीक है, अंडर रूट 2 2 4 और 4 अंडर रूट 2, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी डबल। अगर मैं इस तरह लिख लो कि स्प्रिंग था, उसका लेंथ L था, मास M हमने अटैच किया था, टाइम पीरियड T था और फ्रीक्वेंसी F था। अगर मैं स्प्रिंग को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं, दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं और एक हिस्से के साथ मैं 2M मास अटैच करूं, पहले M था अब 2M था, तो L by 2 और एक पार्ट के साथ 2M, 2 to cancel, इट मीन्स टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन सेम। तो ये आपके पास T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ LM एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ LM। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मास स्प्रिंग सिस्टम में। अब मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं combination of springs। फर्स्ट आपके पास जो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास जो था, ये आपके पास स्टिफनेस K1 था, ये आपके पास स्टिफनेस क्या था? K2। दो स्प्रिंग्स है, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया। तो एक बात याद रखिए, सीरीज में अगर आप नंबर ऑफ स्प्रिंग्स को बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ते हैं ना, और अगर लेंथ बढ़ते स्टिफनेस कम होता है। तो मुझे पता चल गया कि सीरीज में मैं नंबर ऑफ स्प्रिंग्स को अगर बढ़ाऊंगा, लेंथ विल इंक्रीज, स्टिफनेस विल डिक्रीज। स्टिफनेस आपके पास है वो डिक्रीज होगा, वहां पर पहले से मैं ये रिलेशन लिख चुका हूं। तो डिक्रीज के लिए फार्मूला 1 divided by KT is equal to 1 divided by K1 plus 1 divided by K2. The sum of reciprocal of the stiffness of a springs. The sum of reciprocal of the stiffness of a spring will be equal to the reciprocal of the total stiffness. Reciprocal of
total stiffness. The sum of reciprocal of the stiffness will be equal to the reciprocal of the total stiffness. ठीक है, अगर मैं लिख लो for n springs, तो 1 divided by kt is equal to summation I start from 1 to n 1 divided by ki. और अगर मैं लिख लो for n same springs, तो kt आपके पास होगा it will be equal to k divided by n. n आपको नंबर ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में बताता है. 10 स्प्रिंग्स है, each of stiffness k. 10 springs है, each of stiffness k, and we connect them in series. What will be the stiffness of the combination? तो k divided by 10. 5 springs है, each of stiffness k, और उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया. What will be the stiffness of the series combination? k divided by 5. k divided by 5 आपके पास होगा. ठीक है, तो ये आपको टोटल स्टिफनेस के बारे में बताएगा. kt इज इक्वल टू k डिवाइड बाय n. तो ये इन सेम स्प्रिंग्स के लिए कॉम्बिनेशन, और अगर डिफरेंट हो तो फिर वो फार्मूला. और इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टिफनेस डिक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आपके पास इंक्रीज होगा. ठीक है, और क्यों? नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आप बढ़ाते तो लेंथ बढ़ते, अगर लेंथ बढ़ते स्टिफनेस कम होगा. तो जो फार्मूला आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा है टोटल रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए, उसी तरह रेसिप्रोकल वाला फार्मूला आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं लिख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आप दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स को आप पैरेलल में लगा लें, ये आपके पास स्टिफनेस K1, ये आपके पास स्टिफनेस जो है दिस इज अ K2, ये आपके पास K1, ये आपके पास K2. ठीक है, अगर पैरेलल में आप इसको कनेक्ट करें तो याद रखिए स्टिफनेस इंक्रीज होगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में द सम ऑफ द स्टिफनेस ऑफ ऑल द स्प्रिंग्स विल बी इक्वल टू द टोटल स्टिफनेस. अगर मैं लिख लो फॉर n स्प्रिंग्स kt आपके पास होगा समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, ये आपके पास ki होगा. ठीक है, और अगर मैं लिख लो फॉर n सेम स्प्रिंग्स, अगर n सेम स्प्रिंग्स हो तो kt आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू nk. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टिफनेस इंक्रीज होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टिफनेस विल बी डिक्रीजेस. 10 springs है, each of stiffness k, we connect them in parallel. What will be the stiffness of the combination? तो 10k, और अगर सीरीज में तो k by 10. ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में the sum of stiffness of a springs will be equal to the total stiffness of the combination. ठीक है, अब देखिए मैं अगर इस पे एक MCQ बना लूं कि mass m attached with a spring of stiffness k. ठीक है, mass m attached with a spring of stiffness k, time period and frequency is d and f. If spring cut into two equal parts, स्प्रिंग को हमने काट लिया है दो इक्वल पार्ट्स में, एंड कनेक्ट देम पैरेलल. ठीक है, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट देम पैरेलल. देन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी विल बी डैश. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास जो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगा? TF. बी ऑप्शन T/2 2F. सी ऑप्शन T/4 4F. डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 4T
इंटू एफ डिवाइड बाय 4। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस है, ठीक है। मास m हमने अटैच किया विद स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k, टाइम पीरियड आपके पास t and फ्रीक्वेंसी इज f। इफ स्प्रिंग कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स and connect them parallel, then time period and frequency will be dash। अब देखिए, अगर आपने स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट ली, ये आपके पास स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था, इसका स्टिफनेस k था। अगर इसको आपने दो इक्वल हिस्सों में तकसीम किया, इस एक पार्ट का स्टिफनेस 2k, इस पार्ट का 2k, और टोटल स्टिफनेस क्या बन जाएगा? 4k आपके पास बन जाए, ठीक है। 2k इसका स्टिफनेस होगा, 2k आपके पास इसका होगा, तो 2k प्लस 2k टोटल स्टिफनेस आपके पास 4k बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्प्रिंग था, उसका लेंथ l था, स्टिफनेस k था, और हमने मास m अटैच किया था, टेम्परेचर t था एंड फ्रीक्वेंसी f था। अगर स्प्रिंग को हम दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करें और उन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करें, तो अगर दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करें तो एक का स्टिफनेस 2k होगा, तो 2k एक का, 2k दूसरे का, तो स्टिफनेस आपके पास क्या बन जाएगा? 4k आपके पास बन जाएगा। इसका मतलब स्टिफनेस 4 टाइम इंक्रीज, तो आपने पढ़ा है T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ k, ठीक है। तो स्टिफनेस अगर 4 टाइम इंक्रीज, टाइम पीरियड आपके पास हाफ एंड फ्रीक्वेंसी विल बी डबल। टाइम पीरियड आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आपके पास है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो t डिवाइड बाई 2, और ये आपके पास बन जाएगा 2f। ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक MCQ आपके पास बन गया। और देखिए, अगर मैं इस पैरेलल को चेंज करूं, अगर मैं इस पैरेलल को चेंज करूं और इसको मैं सीरीज लूं, सीरीज, तो फिर ये आंसर नहीं होगा। फिर कौन सा आंसर होगा? तो अगर स्प्रिंग को आपने दो हिस्सों में तकसीम किया और फिर आपने उसको सीरीज में लगा लिया, तो वही स्प्रिंग बनाना, फिर आपके पास ये आंसर होगा सीरीज में। स्प्रिंग को आपने दो हिस्से में तकसीम किया और फिर आपने सीरीज में लगा लिया, तो वही स्प्रिंग है ना। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन सेम, आपके पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अगर मैं यही क्वेश्चन करूं 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करें, तो 3 इक्वल पार्ट्स में और फिर पैरेलल में लगा लें, तो हर एक पार्ट का स्टिफनेस 3k होगा, तो 3k प्लस 3k प्लस 3k 9k स्टिफनेस होगा। टाइम पीरियड 3 टाइम डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम मॉडल MCQ इन द मास स्प्रिंग सिस्टम। ये मास स्प्रिंग सिस्टम में आपके पास जो है ये मॉडल MCQ बन गए।